सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। पाकिस्तान आज जहां खड़ा है वहां पाकिस्तान में तामीरात का शोबा बिल्कुल रुक चुका है, मुंजमद हो चुका है। कोई बिल्डिंग, कोई इमारत, कोई हाउसिंग सोसाइटी आगे नहीं बढ़ रही। सीमेंट और स्टील, उसका क्राइसिस एक वक्त में होता था, आज वो अवेलेबल है लेकिन ख़रीदने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने घर बुक कराए थे, जिन्होंने फ्लैट्स बुक कराए थे, उसकी कीमतें आगे बढ़ गई हैं। इस क्राइसिस को कौन और कैसे हैंडल किया जाएगा? पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत ऊपर है, एक्सपोर्ट के अंदर मसाइल हैं। जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसके टारगेट्स अचीव होंगे, फैसले नहीं हो पा रहे हैं। मामला है इंपोर्ट बिल के अंदर एक हैवी गाड़ियां, बहुत लग्जरी गाड़ियां आती हैं, वो गाड़ियां पाकिस्तान को ज़रूरत है नहीं है। हमेशा से हम सुनते आए हैं कि पाकिस्तान में असम्बलिंग हो रही है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। एक ऐसे पॉइंट पे पाकिस्तान आके खड़ा हुआ है जहां डॉलर को रोकने के इकदामात, सिर्फ ये बात हो रही है कि फैसले करें और आगे बढ़ें। फैसले नहीं हो रहे हैं, हर इंडस्ट्री रुकती अब बिल्कुल ठप हो गई है। मेरे साथ आज बड़ा मजबूत और बड़ा पैनल है। जो फैसला साज हैं इन इंडस्ट्री के, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मोहसिन शेखानी साहब हैं, आबाद के चेयरमैन हैं। मुसलसल जो पाकिस्तान के अंदर एक शोबा आया, उसको सनत का दर्जा दिया गया, एक बड़े प्लान के साथ थे। अब वो प्लान कहाँ आके रुका? इमरान खान साहब की हुकूमत की जाने के बाद उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब तशरीफ लाए। मेरे साथ फैसल मोइज़ खान साहब हैं, सदर हैं नॉर्थ कराची एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज़ के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गारमेंट्स की एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उस पर हम बात करेंगे। आरिफ जीवा साहब भी मुझे ज्वाइन करेंगे, आबाद के साबिक चेयरमैन हैं, इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। और डॉक्टर अशफाक हसन साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले मैं मोहसिन साहब आपसे बात शुरू करता हूँ। हम फैसले ना होने की वजह से ही इस नहज पर पहुंचे हैं। आज आम आदमी जिसने घर बुक करवाया, जिसने फ्लैट बुक करवाया, जिसने हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की, आज वो पैसे नहीं दे रहा है। आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। आपके बिल्डर ने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए का आपने बुक कराया था, लेकिन अब 1 करोड़ 20 लाख का है। और फिर जब वो देने के लिए जाता है तो कहते नहीं, डॉलर और बढ़ गया, 1 करोड़ 30 लाख का हो सकता है। तो ये कैसे लोग अपने घरों को बनाएंगे? लोग कैसे करेंगे? आपने बड़े जबरदस्त वादे कस्में किए हुए थे। इमरान साहब की गवर्नमेंट के अंदर तो 90% आपको टैक्स छूट मिली, आपने बड़ी जबरदस्त किस्म की उस वक्त कैंपेन चलाई। अब आपकी इंडस्ट्री किस सिम जा रही है? देखें, जो भी हालात होते हैं वो पूरी सेंटिमेंट से चलते हैं। हाँ। और पूरा कंट्री एक पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है। हम एक उम्मीद देते हैं इन लोगों को पूरी दुनिया में, उसी से चलता है। हम घर भी बनाते तो एक उम्मीद के साथ होता है, एक फ्यूचर होता है कि यार ये हम आपको ख्वाब दे रहे हैं। लेकिन पीछे बैकअप भी तो आपको चाहिए, कंटिन्यू पॉलिसी चाहिए, एक आपको तसलसल चाहिए, जो हो नहीं रहा। एक अनसर्टेन हुआ है। आप देखें, जब से ये चीज़ें चल रही है, क्राइसिस है, हमने सब्सिडाइज़ किया हुआ है ऑयल को। जब से ये क्राइसिस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट के जाने के बाद आपने कोई डिसीजन नहीं लिया। आपको कहीं से पेमेंट नहीं मिल रही। लोगों को डर है कि कहीं हम डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। कहीं हम देख रहे हैं कि श्रीलंका का सामने क्या हाल हुआ, क्या चीज़ें हुई। ठीक है, हम उस कंट्री की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली भी क्राइसिस है और पॉलिटिकली भी क्राइसिस है। लोग अनसर्टेन है, लोगों को पता नहीं होना क्या है। हम किस खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं? जब तक आप लोगों को एतमाद नहीं देंगे, चीज़ें आपकी फाइनलाइज नहीं होगी, आपने डिसीजन लेना है। हमें तो था कि पहले दिन ही फाइनेंस मिनिस्टर गए, IMF से मीटिंग की और हमने कहा डिसाइड हो जाना चाहिए था। जब आपका जाना क्या था, इतना जल्दी गए हैं और फिर आने के बाद कोई चीज़ आपकी डिसाइड नहीं हो रही, पॉलिटिकल पार्टी अपने ऊपर बोझ नहीं ले रही। यार मुल्क रहेगा तो हम सब रहेंगे, हमें तो मुल्क को लेके जाना है बेसिकली। तो यही एक रीज़न है। आप हाउसिंग की बात करते, मैं तो समझ रहा हूँ सारे ही शोबे इसी तरह परेशान हैं। वैसे वो आम लोग क्या करें, जिन्होंने फ्लैट बुक करवाया, जिन्होंने घर बुक करवाया, अब उनकी किस्तें, वो चीज़ें महंगी हो गई हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, अभी तक हमने हाई एंड प्रोडक्ट में तो कोई प्राइस नहीं बढ़वाई, लेकिन लोग काम परचेजिंग नहीं कर रहे। लोग स्टील नहीं ले रहे, लोग सीमेंट नहीं ले रहे। अभी तक उनको पता नहीं चल रहा। लेकिन लो एंड प्रोडक्ट बन नहीं सकेगा। लो एंड प्रोडक्ट वो होता है जो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये का है। अगर आपकी कॉस्ट 3 हज़ार रुपये थी और वो 6 हज़ार ही हो गई है कॉस्ट, तो वो बनेगा कैसे? वो लोग डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे।
तो उससे बेहतर है कि कहीं हम चीज़ों को सेटल करेंगे और विद द अप्रूवल ऑफ अथॉरिटीज़ करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हमने कह दिया और ये हो जाना है, लेकिन हम कब कहें हमें तो पता तो चले, कोई पॉइंट तो आए कि हाँ अब इसके बाद आगे जाना है। हमें तो पॉइंट नज़र नहीं आ रहा आज। तो अंदाजन कितने लोग डिस्टर्ब हैं पूरे पाकिस्तान में? आबाद के पास सबसे ज़्यादा, मतलब सारे बिल्डर डेवलपर्स आबाद के मेंबर हैं, पूरे पाकिस्तान में कितने प्रोजेक्ट हैं जो डिस्टर्ब हुए? सभी डिस्टर्ब हो गए? देखिए, मैं तो खाली आबाद के प्रोजेक्ट डिस्टर्ब नहीं हुए, जितने कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन वाले प्रोजेक्ट थे जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिए वो भी रुक गए हैं, जितने प्राइवेट लोग थे वो भी रुक गए हैं, जो आबाद के अलावा भी होते हैं। मैं तो ये सब लोगों को अगर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा टर्नओवर है। आप देखें इकोनॉमी में जो अब आया था, जो आपको जो सहूलतें मिली थी, एक बूस्ट था, एक गवर्नमेंट की तरफ लग रहा था और गवर्नमेंट हर हफ्ते लगी हुई थी कि हमें कुछ करना है, और वो चीज़ें नजर आने लगी। आपकी रेगुलर मीटिंग्स हो रही थी, रेगुलर मीटिंग, और आपकी इंडस्ट्री से और 30-40 इंडस्ट्रीज कनेक्ट है, वो सारी चल रही थी, वो सब। और जॉब क्रिएशन हुआ, कोविड में जॉब क्रिएशन हुआ, आपने इसको अलाउ किया तो लोगों को मिली कि हाँ यार काम पे लग गए लोग, और वही जो सोच रहे थे 3%, वो 4.some% पे जीडीपी आया, तब उनको अंदाजा हुआ कि ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुआ है। अच्छा फैसल मुझे साहब, गारमेंट्स इंडस्ट्री जो है वो प्राइम इंडस्ट्री कहते हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट किया, बल्कि रिकॉर्ड भी पिछले साल पाकिस्तान ने तोड़े। इस साल भी पाकिस्तान ने जो है एक्सपोर्ट के अंदर जबरदस्त, अभी भी अहदाफ बड़े जबरदस्त जा रहे हैं, लेकिन अब सुना है कि बड़ी एक बेचैनी है। ये बेचैनी की असल वजह वही है, फैसले नहीं हो रहे हैं पेट्रोल प्राइजेस से मुतालिक, हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से ये इजहानी सी कैफियत है। जी सर, मसला ये है फैसल भाई कि इस वक्त जो इशू था कि लास्ट ईयर या 2 साल पहले जो इंडिया में कोविड की सिचुएशन आई थी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में, लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, तो बेसिकली जो फॉरेन बायर था हमारा वो सब डाइवर्ट हुआ पाकिस्तान की तरफ। लकीली सही ना, पाकिस्तान की तरफ डाइवर्ट हुआ, और आज ये पोजीशन है कि 2023 तक जितने बड़े स्टोर्स हैं यूएस में या यूरोपियन यूनियन में, वो सब ऑर्डर्स पाकिस्तान के पास मेजॉरिटी में, और हम उस पर एग्रीमेंट्स भी कर चुके हैं, रेट्स भी डिसाइड कर चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, ये शहर जिस शहर में आप बैठे हैं पूरे पाकिस्तान का 54% एक्सपोर्ट करता है, 44% एक्सपोर्ट उसमें टेक्सटाइल्स की है जो इस शहर से होती है। इस शहर ने यानी कि जो जिस तरह काम किया और जिस तरह एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फ्लरिश किया, लास्ट गवर्नमेंट में हम मिनिस्टर से लड़ते भी थे, बहुत सारी पॉलिसीज़ पे लड़ते थे, फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पास आते थे, हम उनसे भी लड़ते थे अपने रिबेट्स के मामले में, अपनी चीज़ों के मामले में, और वो बहुत सारे मसाइल हल हुए। लेकिन ये जो रीसेंट पॉलिटिकल क्राइसिस आया पाकिस्तान में और उसके बाद जो पोजीशन बनी, वो पोजीशन ये है कि जिस तरह डॉलर ऊपर जा रहा है, मोहसिन भाई ने बताया कि एक अनसर्टेनिटी की फिजा जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के अंदर है, और ये अनसर्टेनिटी ये थी कि ये डॉलर कहाँ रुकेगा। रात को हम जब सोते हैं तो 195 का डॉलर होता है, सुबह जब उठते हैं तो 204 का डॉलर हो जाता है। इस वक्त हमारे इम्पोर्टर्स जो हैं, जो एफिलिएटेड हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री से, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, उनके डॉक्यूमेंट जो है बैंक रिलीज नहीं कर रहा है। इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है देने के लिए। असल मामला वही है, फैसले नहीं हो रहे, फैसले हो नहीं पा रहे, इसलिए सारी इंडस्ट्री रुकी हुई है। अब ये जो मसला है सबसे बड़ा, इसका पूछ लेते हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुसलसल सवाल आ रहा है मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान के 2 अहम इंडस्ट्री के समझे के पाए खड़े हैं। मोहसिन शेखानी साहब भी यही बात कर रहे हैं, फैसल मुइज़ खान साहब भी ये बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि वाकई पीटीआई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को फंसा दिया, या इस हुकूमत की गलतियों की वजह से पाकिस्तान की मईशत फंस गई है? डॉक्टर साहब पहले फंसाने वाले बात कर लेते हैं जी जी, फिर इस हुकूमत पे आते हैं। अगर पिछली हुकूमत ने फंसाया है तो लास्ट ईयर उनके जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7% था। इस साल आज पता नहीं क्या नंबर आया है, मेरे हिसाब से 5.5% से ऊपर ग्रोथ होगा। तो अगर आपकी 2 साल को ले ले तो 5.3% अगर ग्रोथ है किसी आजकल के ज़माने में जहाँ दुनिया में इतनी तबाही मची हुई है, तो मेरे ख्याल में ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिहाज से बिल्कुल ठीक रही। जहाँ तक इंडस्ट्री के ताल्लुक है, मार्च के महीने में, मार्च ऑफ लास्ट ईयर हमारी इंडस्ट्रीज़ कोई 26-27% से ग्रो की है। पिछले 9 महीनों में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ है वो 10.4% है, विच इज़ मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है।
प्राइवेट सेक्टर जो है, जिनको हमारे दो भाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर ने जो क्रेडिट बोरो किया है बैंकों से अपने बिजनेसेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, वो इस वक्त हाईएस्ट है। 1.3 ट्रिलियन रुपया बोरो किया है एज ऑफ 29 अप्रैल। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरे ख्याल है कि कनेक्टिविटी का मसला है। जैसे डॉक्टर साहब से दोबारा कनेक्टिविटी, मोहसिन भाई ये जो आप फिगर्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है 5.5 के करीब लगभग चल रही है, डॉक्टर साहब की जितनी बातें होती हैं वो जाके बिल्कुल एक्यूरेसी उसी पॉइंट पर होती हैं। पिछले कई दिहाइयों से वो जो बात कहते हैं वो वैसी की वैसी उतरती है, इसके बावजूद कि वो किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहे होते, तो वो फिगर्स को कर रहे होते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मुझे तो आ रही है। जी कहिए। आवाज़ आपको आ रही है? जी जी प्लीज़ कहिए, प्लीज़ कहिए। मैं ये बताना चाह रहा था कि आपने पहले सवाल किया था कि क्या पिछली वाली हुकूमत ने फंसा दिया है। हाँ। मैं उसका जवाब दे रहा था। जी सर। कि अगर फंसाना इसे कहते हैं कि मईशत अगर 5.5% से ऊपर ग्रो करे, आपकी इंडस्ट्रीज 10% से ऊपर ग्रो करे, पाकिस्तान की तारीख में हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स हो, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हो, इसको अगर फंसाना कहते हैं तो मेरे ख्याल में हर हुकूमत को चाहिए कि यही इसी तरीके से फंसाए मुल्क को। मेरे ख्याल में ये इसको फंसाना तो हरगिज़ नहीं करेंगे। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का मसला है, हाँ, बात यह है कि 7 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, कोई एक ऐसा लगता है कि कोई जहाज का कप्तान ही नहीं है, और ये ऐसा है कि समुद्र में ये थपेड़े खा रहा है, उसका कोई कप्तान नहीं है, कोई नेविगेट करने वाला नहीं है कि इस मसले से किसी को निकाले। तो इस तरीके से मुल्क तो नहीं चलता। आपने छोड़ दिया मार्केट पे, वो एक से एक खेलने वाले बैठे हुए होते हैं मार्केट में, वो डॉलर को जो मर्जी जहां पर लेके चला जाए, ये तो फ्री फॉर ऑल हो गया है। तो इसलिए हुआ है कि कोई गवर्नमेंट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई डिसीजन नहीं हो रहा है। तो क्या इस तरीके से मुल्क चलता है? ये अचानक ओवरनाइट में ये क्यों इतना फर्क पड़ गया? देखिए, पिछली हुकूमत ने भी उसकी जो कमजोरी रही है वो यही रही कि उन्होंने इस किस्म के जो मैसिव किस्म के जो इंपोर्ट हो रहे थे, लग्जरी इंपोर्ट्स हो रहे थे, जेब में डॉलर नहीं है, बड़े बड़े अशराफिया जो हैं एक्सपेंसिव कार मंगा रहे हैं, BMW कार, मर्सिडीज, पता नहीं हजारों हजार सीसी की गाड़ी इंपोर्ट हो रही है, कुत्ते बिल्ली के खाने और शैम्पू इंपोर्ट हो रहे हैं, चॉकलेट्स हो रहे हैं, कॉस्मेटिक्स हो रहे हैं, सेल फोन इंपोर्ट हो रहे हैं, जैसे कि हम कोई इतने रिच मुल्क हैं कि हमारे पास डॉलर की कोई कंस्ट्रेंट्स ही नहीं है। मांग के डॉलर ला रहे हैं इसी पर्पस के लिए। यार डॉलर बचाओ। पिछली हुकूमत भी इसमें काम नहीं कर सकी, ये हुकूमत तो कोई अभी तक तो कोई एक्शन मेरे सामने आया ही नहीं है। तो इसलिए ये नजर आ रहा है कि देयर इज नोबडी टू गाइड और नेविगेट। डॉक्टर साहब, अब इसका हल क्या है? अगर फैसले नहीं हो पा रहे और हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री, हमारी गारमेंट्स की एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री, ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर सिनेरियो ये है, क्या करें? अगर हुकूमत फैसला नहीं कर रही, आप कह रहे हैं 7 वीक हो गए और कोई फैसला नहीं हो रहा, क्या करे? आवाम क्या करे? इंडस्ट्री क्या करे? चीखने चिल्लाने से मसला नहीं हो रहा, क्या किया जाए? देखिए, माहौल जो है ना वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने और उसको इम्प्लीमेंट करने का इस वक्त मुल्क में नहीं है। ये हमें मान लेनी चाहिए, कोई माहौल नहीं है। इस माहौल में अगर दुनिया के बेस्ट ब्रेन को 1 दर्जन नोबेल इनाम याफ्ता इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को ले आए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को ले आए, वो भी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है कि जो पलक झपकते में वो सबको ठीक कर देगा। देखिए, पॉलिसी बनती है, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन एक माहौल में होती है। आपको ये माहौल नजर आ रहा है कि जहाँ पर पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो? जो हुकूमत वक्त है इसको ये नहीं पता कि मैं 48 घंटे में के बाद रहूंगा या नहीं रहूंगा। हर रोज जो मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे या टीवी पे जो बातें लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये 48 घंटे में जाने वाली है, ये 24 घंटे में जाने वाली है, तो कौन एक्शन लेगा या कौन बिजनेसमैन जो है कोई डिसीजन लेगा? इस वक्त वो तो वेट एंड सी के मोड में चला गया है कि यार वेट करते हैं कि हालात किधर जा रहे हो।
तो इसलिए माहौल जो है, माहौल को सही होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नहीं ख्याल है कि हम इस तरीके से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। इसका एक ही सलूशन है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये हुकूमत ऐलान करे कि हम 2 से 3 जून को हम बजट पेश करेंगे, 1 हफ्ते से कम मुद्दत में बजट को पास करा देंगे, क्योंकि अपोजिशन है नहीं कि वहाँ लंबी लंबी तकरीरें होंगी। पास करने के बाद आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व करें, कैबिनेट को डिसॉल्व करें और इलेक्शन पे चले जाए आप। ये वाहिद रास्ता, यही वाहिद रास्ता रह गया। आप बैठे रहेंगे और अब समझेंगे कि आंख बंद करके रखने से चीजें तो खराब चीजें जो है आंख बंद करने से तो ठीक नहीं होती हैं। आप कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, माहौल नहीं है उस किस्म के एक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपने गुफ्तगू सुनी, मेरा ख्याल है कि लॉजिकल बात की है डॉक्टर अशफाक साहब ने कि बहुत सिंपल है, बजट लेकर आएँ, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को पास करवाएं, असम्बलियाँ तहलील करें, आगे बढ़ें। आप क्या कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग हो जाएगी तो उससे फिर डॉलर नीचे आएगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, नॉर्मलाइजेशन की तरफ चढ़ सकेंगे? बिल्कुल, कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? मैं कहीं बैठा हूँ, जैसे उन्होंने कहा कैप्टन जहाज समंदर में ऐसे ही है ना, कोई कैप्टन ही नहीं है, तो वो सारे पैसेंजर, सारे जो लोग है सब अनबैलेंस है, किसी को नहीं पता होना क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि होना क्या है, बाहर निकल सकेंगे, अंदर आ सकेंगे, तो कैसे होगा? तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको अगर IMF के साथ है चीज़ें तो उसको भी डिसाइड करनी पड़ेगी। आप अगर नहीं डिसाइड करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपको कोई पैसे तो नहीं दिए, आपके सामने ही आप घूम के आ गए, उनकी मर्ज़ी के बगैर चीज़ें हो नहीं रही। आपको समझना चाहिए कि उनका पूरी दुनिया में कंट्रोल्स है उन लोगों का। जब आप अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं करेंगे तो वो आप पे, कोई भी बैंकर होगा, मैंने कहीं से भी फाइनेंस लिया हुआ है और मैं उस पोजीशन में हूँ, तो वो बैंकर मेरे पर बैठा होगा और वो अपने टर्म्स कहेगा कि मुझे इस तरीके से चलना है। अगर मैं सब्सिडी दूंगा तो वो कैसे कहेगा कि मैं ले रहा हूँ उधार और मैं बांट रहा हूँ ज़कात? तो कैसे होगा? पहले उसके उधार तो मैं लौटा दूँ, जिससे पैसा लिया उसको तो लौटा दें, या उसकी कोई पॉलिसीज़ हैं तो उसको तो इम्प्लीमेंट करूँ। हम पूरी दुनिया में भी कहीं भी ऑयल की ये प्राइस नहीं जो हमारे यहाँ है, लेकिन खुदा कितनी मजे की बात है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग, हमारे मैशतदान, हमारे एक्सपोर्टर, हमारा आम पाकिस्तानी कह रहा है पैसे जल्दी से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बढ़ाएं। ये भी पाकिस्तान में ये दिन भी आ रहा था। देखिए सारी दुनिया को समझ आ गई है, पाकिस्तानियों को समझ आ गई है, पाकिस्तान फंस गया, कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। आप क्या कहते हैं? आप उस वक्त कह रहे थे कि प्रोग्राम से पहले कि गैस ने बड़ा परेशान किया हुआ है। अब एक तरफ एनर्जी की जो फैसले हैं वो गलत किए पिछली हुकूमत ने, फिर ये फैसले नहीं हो रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई गैस भी इंडस्ट्री को नहीं मिल रही। ओवरऑल आपको एक्सपोर्ट करने में अब क्या क्या परेशानियां नहीं ऐड होंगी? पहले गैस नहीं थी, अब इन चीज़ों से क्या ऐड होगा? तो देखिए, मैं डॉक्टर साहब की बात को सुन रहा था बड़ा थॉरली ना। उन्होंने बोला कि जी GDP इंक्रीज़ हुई, हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ी पिछली गवर्नमेंट में ना। सर वो लकीली मैंने आपको जो बात बताई ना कि हमारे 2 मुल्क जो एक्सपोर्ट हमारे साथ करते थे, लकीली दिस ऑर्डर शिफ्टेड टू यू। वो ठीक है। अच्छा, आप आगे तो आप नहीं कर पाते ना, आपके पास कैपेसिटी थी, आपने एडवांटेज लिया, आपने एक्सपोर्ट किया, रिकॉर्ड बनाया। लेकिन देखें उस वक्त क्या चीज़ थी, जिन रेट्स में हमने डील्स की थी, जिस रेट्स में हमने सौदे किए थे, और आज किस रेट में हमें वो मटेरियल पड़ रहा है। हमें प्रॉब्लम क्या है कि RLNG की बात करूं मैं, गैस की, इस वक्त हम 3 दिन पहले MD SSGC के साथ सारे प्रेसिडेंट्स बैठे हुए थे एसोसिएशंस के। उसने कहा कि जी विंटर्स में हमें हमेशा प्रॉब्लम आती थी कि विंटर्स में हमारी 2-3 महीने के लिए गैस जो है शॉर्टफॉल हो जाती थी, इसलिए कि वो बलूचिस्तान चली जाती थी गैस SSGC की। अब प्रॉब्लम क्या है, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम समर्स में जो है उनकी 6 फील्ड बैठ गई, सिंध की 6 फील्ड्स बैठ गई, और वो कहता है जी कि वो टोटल MMCF गैस लेता है तकरीबन 1180 जो सिंध को कंज्यूम होती है, जिसमें डोमेस्टिक कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, फर्टिलाइजर के साथ KE को वो जो गैस देते हैं, उनका जो शॉर्टफॉल आया 60 से 70 MMCF का, वो पतली गर्दन वाले सनतकारों पे आया। जब हमारे पास पतली गर्दन वाली बात मैं करूंगा, सनतकारों ने तो इस मुल्क के साथ जो डील्स ली हैं, अभी इमरान खान साहब ने सबसे बड़ी एक्सपोर्टर्स को डील दी है, गारमेंट्स वालों को दी है, वो डील वो तो आपकी इंडस्ट्री में आ गए, सारे बिल्डर बन गए। फैसल भाई एक बात बताऊं,
इफ यू आर गिविंग समथिंग टू द इंस्टीट्यूशन, तो इंस्टीट्यूशन आपको उसको रिटर्न बैक करेगा। जो गवर्नमेंट ने किया, बेसिकली हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, हमने मशीनरीज इंपोर्ट की हैं, हमने चीजें लाए, हमने जदीद किया सिस्टम को, अपने टेक्सटाइल को। लेकिन आप एग्री कर रहे हैं डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने जो कहा कि बजट पास करें, असेंबली तहलील करें, कैबिनेट तहलील करें, इलेक्शन का ऐलान करें, ये फैसले करें, इससे एग्री करें। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद एक और मामला है कि इतनी गुर्बत में जहां इकोनॉमी आपकी बिल्कुल डाउन है, वहां हमारे पास ऐसी गाड़ियां आती हैं कि देखकर आदमी हैरान रह जाए। फिर वो बार बार बात होती है कि हमारे यहाँ खाने पीने के सामान भी इस तरह के आते हैं। कुछ चीज़ें तो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान को ऑयल, डीजल, खाने का तेल, ये चीज़ें चाहिए, कुछ दालें चाहिए, लेकिन बहुत सारे आइटम ऐसे आते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है इस गरीब मुल्क को। वो क्यों आ रहे हैं? और ये VVIP लग्जरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं, ये क्यों आती हैं? इस पर कितना टैक्स है? हमारे साथ होंगे ब्रेक के बाद HM शहजाद साहब, उनसे भी बात करेंगे। दोनों मेहमान मेरे साथ हैं। लेता हूँ एक ब्रेक। वेलकम बैक। मामला यह है कि अगर फैसले नहीं हुए तो पाकिस्तान की कोई भी सनत आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर पाकिस्तानी पे दबाव आएगा। एक सियासी दबाव है, एक माशरती दबाव है, और ये दबाव पाकिस्तान को पता नहीं किस सिमत ले जाएंगे। लोग श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकॉनमी बैठ रही है, डिफॉल्ट के करीब है, फैसले हुकूमत नहीं कर रही है। कहा जा रहा है बजट पास करवाएं, उसके बाद असेंबली तहलील करें, कैबिनेट तहलील करें और अबूरी हुकूमत लेकर आए। लेकिन जो बड़े फैसले कर रहे हैं उनमें एक फैसला यह भी है कि गरीब मुल्क इतनी लग्जरी गाड़ियां कैसे मंगवाता है। डॉलर्स बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जमा करता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे मर्सिडीज आ रही हैं, BMWs आ रही हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियां आ रही हैं। ये गाड़ियों की पाकिस्तान को जरूरत है, नहीं है? कौन सी गाड़ियां पाकिस्तानियों को चाहिए, कौन सी गाड़ी होनी चाहिए? मेरे साथ HM शहजाद साहब मौजूद हैं, बड़े माहिर हैं, हमेशा हम उनको दावत देते हैं। यूज्ड कार भी और नई कार भी, इन सारे मामलों के अंदर आवाज उठाते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर असम्बलिंग के बजाय मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हुकूमत आए वो स्टेप नहीं लेती। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस नतीजे पर पाकिस्तान अभी खड़ा हुआ है, नतीजा बेसिकली ये, फैसले नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी रुकी हुई है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रुक गई है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री रुक गई है, कोई फैसला नहीं हो रहा, महंगाई अपने अरूज पर है, लेकिन हम लग्जरी आइटम्स ले रहे हैं। हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो बहुत बढ़ गया है। उसमें बार बार बात आती है फोन्स की, और फिर एक बात आती है गाड़ियों की, लग्जरी गाड़ियों की। ये लग्जरी गाड़ियां जो हैं पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है आपके ख्याल में? और कोई अल्टरनेट है कि हमें गाड़ियां चाहिए? भाई जाहिर है पाकिस्तानी लोग रहते हैं, गाड़ियां चाहिए, तो क्या किया जाए? फैसल भाई, इसके दो जवाब हैं। मुख्तलिफ तरीके से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा और आवाम तक पैगाम जाए, गवर्नमेंट तक पैगाम जाए। देखिए, एक गाड़ियां तो वो है जो हमारे मुल्क में असेंबल्ड होती है, जिसकी CKD, SKD, असेंबली और CBU ब्रांड न्यू गाड़ियां मंगवाते हैं, और इसमें हमारे मुल्क का ज़र मुबादला डॉलर की शक्ल में जाता है। हमारा एक्सपोर्टर जो है वो दुनिया भर की चीजें एक्सपोर्ट करके डॉलर लेके आता है, लेकिन ये जो लोकल असेंबलर माफिया है, ये CKD, SKD, असेंबली और CBU कार ब्रांड न्यू जो इंपोर्ट करता है LC के जरिए, उसमें हमारे मुल्क का ज़र मुबादला चला जाता है। कौन सा माफिया है? हम किसको माफिया किसको कह रहे हैं? हम होंडा को कह रहे हैं, हम सुजुकी को कह रहे हैं, हम टोयोटा को कह रहे हैं। इवन जितने भी नए प्लेयर्स आए, जिसमें होंडाई आया है, किया आया है, चंगचेन आया है, और जितने भी लोग आए, ये तमाम के तमाम एक माफिया की शक्ल इख्तियार कर गए। किसी जमाने में तो इसलिए टोयोटा, होंडा, सुजुकी थे, अब मजीद 7 और आ गए। अब ये 7 बन के 10 हो गए। तो ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये सारे असेंबलिंग कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है जी। हमारे मुल्क में जब सुजुकी आई थी, अशफाक हसन साहब मौजूद हैं, उन्हें इस बात का इल्म भी है और उन्हें पता है कि जब 82-83 में सुजुकी आई थी, तो उसने जब डिलीशन प्रोग्राम पे साइन किया था, तो ये वेरी क्लियरली था कि अंडर 5 साल के बाद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में होगी। यही बात टोयोटा की थी, यही बात होंडा की थी। लेकिन आज तक हमें 35 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, आज तक हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, आज तक हम असेंबलर्स हैं, आज तक हम CKD, SKD। चले, एक पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा, लग्जरी गाड़ियां जो हैं उसकी जरूरत है, हम बड़ी मुश्किल से डॉलर लेते हैं, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां पाकिस्तान में आती हैं। आप इसके हक में बड़ी बड़ी गाड़ियां आनी चाहिए, आपकी एसोसिएशन इसको सपोर्ट करती है, इसके खिलाफ है? मैं उन गाड़ियों को सपोर्ट करूंगा जो
जो टीआर बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है, वो गाड़ी भी भेजता है और डॉलर ड्यूटी भेजता है। आपके मुल्क का एक पैसा जाता नहीं है, वो गाड़ी के साथ आपको डॉलर ड्यूटी भेजता है। जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, अपना इमरान खान साहब की, वो आके चली भी गई सर। जितनी गाड़ियां बाहर से आई हैं वो साथ में डॉलर ड्यूटी लेकर आई है। इमरान खान की हुकूमत में गाड़ियां जो आई, यूज गाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, जो जापान से आती है, यूज गाड़ियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप कह रहे हैं वो गाड़ियां ठीक है, उसमें डॉलर भी आता है, उसमें गाड़ी भी आती है, उसमें टैक्स भी मिलता है जी, वो ठीक है। लास्ट ईयर 100 अरब दिए हमने। 100 अरब डॉलर आपने दिए? इंडस्ट्री दे रही है आपको। आपने कितने दिए? 100 अरब रुपए? 100 अरब दिए हैं हमें आपको। अच्छा, 100 अरब रुपए दिए। अच्छा, आपको मैं 1 मिनट यहाँ रोकता हूँ क्योंकि हम जो गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं, मैं आपको दोबारा लेता हूँ। हमारे जो ये बिल बनता है ना, जी जी, उसमें इसका जिक्र नहीं होता, ना ये इंपोर्ट में है ना ये एक्सपोर्ट में है। आप ये कह रहे हैं लग्जरी गाड़ियां नई वाली रोक दी जाए, जापान से गाड़ी जो आती है यूज वो ली जाए, उस पर डॉलर भी ओवरसीज पाकिस्तानी देता है, उस पर टैक्स भी मिलता है, दोनों सूरतों में फायदा है। मोहसिन भाई, अगर इसको आप बंद करने जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत एक बहुत बड़ी बेवकूफी करेगी। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूं शहजाद भाई, मैं आपकी तरफ आता हूं, 1 मिनट, मैं आपकी तरफ आता हूं, क्योंकि अब ये पूरी इकोनॉमी के इस तरह के मामला है कि हर इंडस्ट्री दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब टेक्सटाइल भी उसके साथ कनेक्टेड है, और सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो अभी रिसेंट टाइम के अंदर बन गई वो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है, उसको इग्नोर कर नहीं सकते, वो लीडिंग रोल में है और लोग, हर आदमी उसके साथ कनेक्ट है। मोहसिन भाई, ये जो इंपोर्ट बिल वाला मामला है उसमें गाड़ियों के हवाले से उन्होंने तजवीज़ दी है कि यूज गाड़ियां, ओवरसीज पाकिस्तानी डॉलर भी भेज रहा है, गाड़ी भी भेज रहा है, टैक्स भी मिल रहा है, तो ये करना चाहिए, लग्जरी गाड़ियों को रोक देना चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसा? मेरा ख्याल है कि गाड़ियों को आना चाहिए जिसमें टैक्स मिलता है। इस मुल्क को फंड चाहिए ना, पैसा भी चाहिए बाहर से। अगर आपका डॉलर भी नहीं जा रहा, ओवरसीज भेज रहा है अगर वहाँ से, तो मेरा ख्याल है कि टैक्स भी आपको दे रहा है और यूज गाड़ियाँ आ रही हैं, नई गाड़ियाँ। और मैं तो कहूँगा कि नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आनी चाहिए। पूरी दुनिया कन्वर्ट होने जा रही है, तो हमें इस मुल्क को दे। क्वालिटी का अलग मामला है, वो तो जाहिर है कि आप कहेंगे इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों को दुनिया में बेहतर हो रही हैं, हमें उनकी तरह जाना है ताकि फ्यूल कम हो, एनवायरनमेंट आपके बेहतर हो। पूरी दुनिया एनवायरनमेंट पे भी जा रही है, हमें तो वही पुरानी बसें, पुरानी इंपोर्ट बिल में फर्क पड़ेगा मेरे ख्याल से इन गाड़ियों से तो नहीं पड़ेगा आपको, ये तो बाहर से ही सारी चीजें ये लोग इंपोर्ट जो इस वक्त हो रहा है, जो बार बार बात हो रही है कि हम फोन्स बड़े महंगे लेते हैं, उस पर टैक्स लग गया है। वैसे बड़े इमरान खान साहब की गवर्नमेंट लगा दिया, सुना है कि ये गवर्नमेंट भी और टैक्स कर रही है, जो बड़े 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए लगाया है। मैं कह रहा हूँ जो लग्जरियस है उस पर मैक्सिमम टैक्स लगाए ना लोग। हाँ, ये कौम को फायदा होगा ना, ये टैक्स के पैसे पूरे मुल्क पे खर्च होते हैं ना। हर वो चीज बैलेंस होनी चाहिए और लगनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि लोग तैयार हैं, इंडस्ट्री तैयार है, टैक्स लगाएं। ये टैक्स लगाएं, टैक्स देना भी है इस मुल्क में, तो ही हमारा टारगेट पूरे होंगे। अदरवाइज ये 400 का डॉलर हो जाएगा, इन सब की जितने भी हमारी इनकम में वेल्थ आधी हो जाएगी। खैर करे भाई, 400 का फिगर इस्तेमाल मैं उस हवाले से आप डिफॉल्ट करते हैं ना, इस चीजों पे ले जा रहे हैं आप इस मुल्क को चलाने के लिए, बता रहे हैं। तो यही हो वैसा हो सकती है ना चीजें, अगर हम लोग डिसीजन नहीं करेंगे तो। इस मुल्क में अगर 2 क्राइसिस हैं, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल, दोनों साथ खड़े हुए हैं। आप क्या कहते हैं फैसल भाई, किन किन चीजों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि गाड़ियों पर टैक्स लगाएं, फूड पे लगाएं, खाने पीने की चीजों पर टैक्स? छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि मोहसिन भाई को आगे बढ़ाते हुए कि टैक्सेशन में तो सबको जाना चाहिए, मुल्क चलते ही टैक्सेशन की वजह से, लेकिन ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हमारा टैक्सेशन का निज़ाम अभी उस तरह ट्रांसपेरेंट नहीं जैसे पूरी दुनिया में। अभी तो इमरजेंसी में खड़े हैं, लंबे प्रोग्राम में जाएंगे। ये पिछले 50-60 साल से हम ट्रांसपेरेंट है ही नहीं। जो लोग हम ब्यूरोक्रेसी में बैठाते हैं लाके, वो खुद ट्रांसपेरेंट नहीं, तो वो निज़ाम कैसे कर सकते हैं? एफबीआर के अंदर करप्शन एवरीवेयर। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, यहाँ बात लग्जरी आइटम की हो रही है, गाड़ियों की। मिनासुल कौम, हम सबको ये फैसला करना होगा, उस नहज पे पाकिस्तान है कि हमने अपनी लाइफ को कैसे रिफॉर्म करना है। इस दुनिया में जितने नेशंस बने, आप मिसाल ले लें, इंडिया है या और मुल्क हैं, मलेशिया की मिसाल ले लें कि उन्होंने अपने आप को बड़ा बनाया है, वो निकले इन क्राइसिस से, वो इसी तरह निकले हैं कि वो एक यूनाइटेड नेशन बने, और उन्होंने मिल के इन सब चीज़ों को डिफ़र किया, इन सब चीज़ों के खिलाफ बात की। आज बिल्ली कुत्ते का खाना जो अशफाक साहब कह रहे हैं, या गाड़ी हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारा मुल्क हमारी ज़रूरत है, हमें पहले उसके कुछ फैसले ऐसे करने चाहिए। अच्छा, मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला, मैं एक मोटे सवाल की तरफ आता हूं जिसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो मोटा सवाल मोहसिन भाई ये है कि अगर फर्ज करें कि हुकूमत, जाहिर है कि हुकूमत एक वोट के ऊपर है, किसी वक्त भी चली जाएगी, अगर सदर मुमलिकत एतमाद का वोट का कह देते हैं तो चली जाएगी, या बजट की बात इसने जाना है, बुरी हुकूमत आ जाएगी। पिछले 3-4 महीने से जो सूरत हाल है, और
सवा महीना इस हुकूमत को हो गया जो सूरत हाल है, और फिर अबूरी हुकूमत आती है 3 महीने वो सूरत हाल है। अगर फैसले नहीं होते तो क्या होगा? कौन कौन से फैसले करने की जरूरत है? वो ये हुकूमत करे या आने वाली अबूरी हुकूमत करे? देखिए, सबसे पहले पॉलिटिकल जो है उन सबको पाकिस्तानी बन के सोचना है, ना सियासी जमातों को, ना कि पॉलिटिकल पार्टी बन के सोचना। बड़ा मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये मुल्क रहेगा तो आप लोग सियासत करोगे ना, आप लोग कुर्सियों पे आओगे, आप लोग बैठोगे, आप लोग टैक्स किससे कलेक्ट करोगे जब आओगे? ये मुल्क को पोजीशन ख़राब कर रहे हैं हम। दूसरा, हमें फाइनेंशियल जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इमीडिएटली बैठ के सेटलमेंट करें हम IMF के साथ, हम बाकी जहाँ भी जो भी चीज़ें उनको सेटलमेंट करें। हम अपनी लग्जरीज को तो कम करने जा रहे हैं, लेकिन सियासत अपनी सियासत बचाने के लिए फैसले नहीं कर रही ना। मैं यही कह रहा हूँ कि ये दोनों, वो कहते हैं इमरान खान को फायदा हो जाएगा अगर मुस्लिम लीग ने कर दिया, उसके इत्तेहादी साथ नहीं है। मौलाना साहब कहते हैं पैसे नहीं बढ़ाना, MQM कहती है पैसे नहीं बढ़ाना, जरदारी साहब कहते हैं पैसे नहीं बढ़ाना, आम आदमी के ऊपर बड़ा। इमरान खान को भी जब ये चीज़ें लोग रहेंगे, इकोनॉमी रहेगी तो फायदा होगा, वो अपने लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। और इन लोगों को भी ये सोचना चाहिए, और अगर नहीं है तो हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि कोई हम ऐसी अबूरी हुकूमत बनाए, और ये एक टाइम वो फैसले भी करें, और एक शेड्यूल टाइम आपका इलेक्शन भी कराएं, और उन पे छोड़ें इस मुल्क को। जो प्रोफेशनल लोग हैं और स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाएं, खुदारा बेहतरी होगी। शहजाद भाई, आप क्या कहते हैं? मोहसिन भाई तजवीज़ दे रहे हैं पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में इजाफा करें, नो प्रॉब्लम, लोग जो हैं वो बर्दाश्त करेंगे, लोग बर्दाश्त कर लेंगे। 60-70 रुपए डीजल की प्राइस में, 40-50 रुपए पेट्रोल की प्राइस के अंदर अगर इजाफा हो जाए तो? देखें फैसल भाई, मैं मोहसिन भाई की बात को एंडोर्स करता हूं। हमारे मुल्क के पाकिस्तानी ये मुल्क की हर तरह की मदद के लिए तैयार हैं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे हमारे मुल्क में रहने वाले हों। बात यह है कि इस वक्त एक ऐसी टीम की जरूरत है जो न्यूट्रल हो और जो पाकिस्तान के लिए सोचे। आज जो सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, कोई पंजाब की बात कर रहा है, कोई सिंध की बात कर रहा है, भाई पाकिस्तान की बात करें। अगर पाकिस्तान होगा तो ये सारी सियासतें होंगी, अदरवाइज इनके हाथ में कुछ नहीं आना। और अल्लाह ना करे कि ये जो श्रीलंका में हो रहा है ऐसा ना हो। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को फौरी तौर पर आपने जो बंदा जीरो पे चला गया था उसको हीरो बना दिया आपने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान को कह रहे हैं जो जीरो पे चला गया था उसको हीरो बना दिया। पाकिस्तान के मुफाद पे हमें बात करनी चाहिए। भाई इमरान खान को कह रहे हैं ना जीरो पे चला गया था, हीरो बना दिया। जी बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान हीरो बन गया? 100%। अच्छा, आप तो देखें वो एक कौन देता है, वो पता नहीं पब्लिक कहाँ से आ जाती है, मेरी समझ में नहीं आ रही बात। हाँ। और आज से 6 महीने पहले उल्टा था सारा। अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल कर दिया। फैसल मोई साहब, अब ये जो बात मोहसिन भाई कह रहे हैं, वही शहजाद साहब भी कह रहे हैं कि अगर हमने पेट्रोल डीजल प्राइसेस समेत और फैसले ना किए, कीमतें ना बढ़ाई, तो हमारी इकोनॉमी नहीं संभलेगी। हमें फैसले करने पड़ेंगे, हमें इंपोर्ट की बहुत सारी चीज़ों को रोकना पड़ेगा, लग्जरी आइटम्स को रोकना पड़ेगा। ये सख्त फैसले आपके नज़दीक शॉर्ट टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म अभी जो फौरन करने की ज़रूरत है वो क्या क्या है, इसके अलावा और क्या क्या है? तो देखिए, अभी मैं 2 दिन पहले शौकत तरीन साहब को सुन रहा था, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर जी। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने जो बातें मैंने सुनी चैनल पे कि उनके बकौल 9 अरब के रिजर्व्स आपके पास मौजूद हैं, 2.5 के करीब जो है IMF से आपके पास आने, कुछ चाइना से आने, कुछ सऊदी से आने। मसला ये है कि वो कह रहा है मैनेजमेंट की जरूरत है, मैनेजमेंट की जरूरत, वो मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हैं। शौकत तरीन भी ये कह रहे हैं, डॉक्टर अशफाक हसन भी ये कह रहे हैं, सलमान शाह भी ये कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं, मोहसिन शेखानी साहब भी ये कह रहे हैं, फैसल मुईज साहब भी ये कह रहे हैं, शहजाद साहब भी ये कह रहे हैं। हर पाकिस्तानी एक एक जो पान खा रहा है, जो बस में बैठा है, जो टैक्सी ड्राइवर है, सब ये कह रहा है भाई फैसला करो, फिर भी फैसला नहीं हो रहा। फैसला नहीं कर पा रहे। तो ये सोल्यूशन जो इन्होंने बोला कि जो इदारे हैं हमारे साथ, जिन्होंने ये मुल्क चलाना है, उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा ना। नहीं, वो कह रहे हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक है, मुल्क बचेगा ना, मुल्क तो बचाना है। हमारी सबकी निगाहें ट्रस्टेबल इदारा वही है। वो इन्होंने दोबारा से इदारे की बात कर दी। वो कहते हैं हमारा ताल्लुक नहीं है, आपकी हुकूमत है, आप चलाएं, आपके मामला है, आप चलाएं। कौन करेगा फैसला? सर, इस वक्त पूरी दुनिया का ट्रस्ट किस पे? किसी सियासी लीडर पे है, इन पॉलिटिकल पार्टीज पे है? मेरा कहने का मकसद ये है, हमारा ट्रस्ट तो वही है ना, हमारे इदारे। भाई वो कह रहे हैं हमारे इदारे, बार बार हमारे DG ISPR कह रहे हैं हमारा ताल्लुक सियासत से नहीं है, आप अपनी सियासत करें, अपनी हुकूमतें चलाएं। हम यही कह रहे हैं, उनका कोई ताल्लुक सियासत से नहीं है, लेकिन मुल्क से तो ताल्लुक है। अल्लाह ना करे इकोनॉमी हमारी जहाँ रुकी हुई है वहाँ डिसीजन तो बैठाएंगे तो सही ना सबको। हम कह रहे हैं कि जहाँ एक क्राइसिस है, इमरजेंसी है,
फाइनेंशियल इमरजेंसी एक क्राइसिस है, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे एटॉमिक है, हम एटॉमिक मुल्क है, अगर फाइनेंशियली हम हो जाते दिवालिया तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम सब चीज़ें हमारे ख़राब, ये मुल्क ख़त्म, एक इस्लामिक पावर है हमारा यार, लेकिन हमें उन चीज़ों को बिल्कुल डिजाइन करने की जरूरत है, सॉल्यूशन पे जाने की जरूरत है। शहजाद भाई आप क्या कहते हैं? यहाँ तो मामला कुछ और हो गया, सियासी जमातों को छोड़े पूरी कौम कह रही है डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, पूरी कौम कह रही है फैसले करें, IMF के साथ डील करें, हम तैयार हैं, लेकिन हुकूमत कर नहीं रही। अब वो हमारे जो इशारे कर रहे हैं, मैं इशारा समझ ही गया, वो असल में DGISPR को जिक्र कर रहे हैं कि भाई वो फैसला करें। वो कहते हैं हमारा सियासत से ताल्लुक नहीं है, हुकूमतें अपने मामला खुद चलाएं, सियासी जमातें अपने मामला खुद चलें, हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। आप क्या कहते हैं? मोहसिन साहब का पॉइंट है कि भाई पाकिस्तान से तो ताल्लुक है, इकोनॉमिकली इमरजेंसी लगी हुई है, तो आप उसमें रोल प्ले करें। आप क्या फरमाते हैं शहजाद साहब? देखें, बहुत सिंपली बात करता हूं मैं कि कोई भी लोग जो हैं वो गैर सियासी नहीं है हमारे मुल्क में, ये आप समझ लें। किसी ना किसी पार्टी से, किसी ना किसी शख्स से कोई ना कोई लेवल लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त हम एक बुरे हालात में हैं। हमें बींगे पाकिस्तानी सोचना होगा, एक पाकिस्तानी बनना होगा। ये हम छोड़ दें कि मैं सिंधी हूं, पठान हूं, मारवीर हूं, पंजाबी हूं। खुदा के लिए हमें पाकिस्तानी बनके सोचना है, हर तरह की कुर्बानी देनी है। अगर पाकिस्तान सर्वाइव करेगा तो हम सर्वाइव करेंगे। देखें, बीइंग ए मेमन मैं हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, पूरी मेमन कौम पूरी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन खुदा के लिए फौरी तौर पर इसका रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप हुकूमत को खत्म करके निगरान लाते हैं तो उसके अंदर ऐसे लोगों को लाएं कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, तभी हम सरवाइव कर जाएंगे, और हम हर तरीके की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, ये कोई मकसद ये तो नहीं था ना कि आप ये कह रहे हैं कि वो फैसला करें, वो इख्तिदार में आने वाली बात तो नहीं की ना आपने? नहीं, लेकिन फैसला तो कोई करेगा। अगर ये लोग नहीं कर पा रहे तो क्या होगा? मतलब ये गवर्नमेंट जो आई है उसको डिसाइड तो करना था ना। जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं, कैबिनेट है, उन्होंने डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे और वो डर रहे कि इससे हमारी मकबूलियत ख़राब होगी तो मुश्किल हो जाएगा। हमें तो आज पाकिस्तान रहेगा तो चीज़ें करनी है। तो मेरा ख्याल है क्या ना हो तो बोरी हुकूमत बनाए, ये लोग मिलके बना दे भाई। कोई ऐसे लोगों को, कोई आपको तो इस वक्त तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, उसको आपको चंद मिनट रह गए। फैसल भाई, आपके नज़दीक टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के जो सॉल्यूशंस हैं जो फौरी तौर पर लेने चाहिए आपकी इंडस्ट्री को इसको करने के लिए, वो क्या क्या है? एक्सपोर्ट्स में सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो यूटिलिटीज़ के हवाले से इतना बड़ा इशू है। मैंने आपको फिर बोला कि जो 2 साल पहले हमने रेट फिक्स किए थे फॉरेन बायर से, आज उस रेट में हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। हम फिर भी ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, हम फिर भी ये कह रहे हैं, इसलिए कि देखिए एक फॉरेन कमिटमेंट है ना। कल पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा सर, पाकिस्तान का एक्सपोर्टर बदनाम हो जाएगा। हमारे सारे जो पाकिस्तान को टैक्स देने वाले वो कह रहे हैं भाई महंगाई करें आप, नो प्रॉब्लम। शहजाद भाई, आप क्या कहेंगे? आखिरी चंद सेकंड्स बाकी हैं। आपकी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कौन से 2-3 फैसले करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म पॉलिसी के तौर पर? मेरी बात सुन रही हो आपके प्रोग्राम के तवज्जो से, इस साल हम 200 अरब आपको देने के लिए तैयार हैं। आप मेहरबानी करके TR बैगेज जिसके तहत आने वाली गाड़ियों के ऊपर तवज्जो दें। CKD, SKD, असेंबली और CVU जो ब्रांड न्यू की वजह से आपका करोड़ों डॉलर जा रहा है, और ये मेहरबानी करके इसमें यह भी फैसला करें कि ये नए लुटेरे और जो पुराने लुटेरे ऑटोमोबाइल में बैठे हैं इनका एहतिसाब भी करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान को 200 अरब हम समय में पाकिस्तानियों से लेके देंगे ड्यूटी की शिकल में। अच्छा, बिल्कुल। आखिरी कमेंट मोहसिन भाई, क्या आखिरी स्टेप आप समझते हैं कि इस वक्त करने की जरूरत है कि टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्री और चीजों के साथ साथ तामीरात का शोबा जो है वो रिच खड़ा हो जाएगा? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ इस वक्त डिसीजन करने की ज़रूरत है इस मुल्क में। जो अनसर्टेनिटी है ये ख़त्म हो और कोई आपका पॉजिटिव वेव नज़र आए। जब तक आपका कोई पॉजिटिव वेव नज़र नहीं आएगी हम सब इसी तरह रहेंगे। रोज़ ये प्रोग्राम होगा और इससे भी बुरे हाल 71 के हालात को हम देखेंगे। हम वो अखबार देखेंगे 71 के कि उस अखबार वैसे ही हालात सेम अखबार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आज भी लोड शेडिंग है। इस दफ़ा में फ़र्क है, इस दफ़ा में ये है कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी कह रही है कि आप डीजल के प्राइस बढ़ा दें, नो प्रॉब्लम, आप पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन फैसला करें। पाकिस्तान की पूरी कौम इंतजार कर रही है, फैसला करें, पूरी कौम इंतजार कर रही है। फॉर द सेक ऑफ कंट्री, जाहिर है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल मोई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद भाई।
प्रोग्राम इस बात पे ख़त्म कर रहा हूँ, कौम इंतज़ार कर रही है, फैसले होने चाहिए। ये जो फैसले ना होने की वजह से एक एक इंडस्ट्री तबाह हो रही है, हर पाकिस्तानी के ऊपर दबाव है। इस दबाव को ख़त्म करने के लिए फैसलों की ज़रूरत है। 2-3 फैसले होंगे, सिमट क्लियर हो जाएगी। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा ना हुआ तो श्रीलंका जैसा माहौल पाकिस्तान में भी हो सकता है। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।